दियो रे बनायो निठल्ला, तू जन्म दियो रे बनायो निठल्ला। कहवे कबीर साधु गावे है बुल्ला, कहवे कबीर साधु गावे है बुल्ला, बुल्ला कराम भैया पंडित कमोला, बुल्ला कराम भैया पंडित कमोला। फिर काहे गंगा कराय दियो रे, फिर काहे गंगा कराय दियो रे, तू जन्म दियो रे बनायो निठल्ला, तू जन्म दियो रे बनायो निठल्ला। ना कोई काम बंद ना पूजो धाम रे, ना कोई काम बंद ना पूजो धाम रे, नकली नगर सब झूठ भयो गाम रे, नकली नगर सब झूठ भयो गाम रे। नाटक में हाथ अजमाय लियो रे, नाटक में हाथ अजमाय लियो रे, तू जन्म दियो रे बनायो निठल्ला, तू जन्म दियो। आपके शहर में नाटक करने ये निठल्ला आप पहुंचा है। जी हाँ, 80 के करीब इंटरव्यू देकर भी बस इंटरव्यू ही देता रहे और 30-32 की उम्र तक भी ये इंतजार करता रहे कि उसकी भी शादी होगी, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली और फिर घर गांव कुनबे कुटुंब में उसका उठना बैठना बंद। वो इसलिए कि जरूर उसकी, अरे भाई 10 बार की एक बार। अगर कोई नवयुवक शादी और नौकरी से चूक जाए तो ऐसी हालत में अक्सर वो निठल्ला हो जाता है। निठल्ला दुनिया का सारा सॉफ्टवेयर उसकी समझ में आ जाता है। अब टीवी पर लड़कियां क्यों परम पूजनीय साधु जी महाराज ज्ञान ढाक्स की बातें करते हैं और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए करुणामयी दृष्टि डालते हैं। ये निठल्ला सब जानता है कि वो हीरोइन जो खुशबूदार साबुन से नहा रही है, नहाती हुई निठल्ला सब जानता है। वो जानता है कि ये सब बेचारे भी हालात के मारे हैं। अरे भाई तभी तो इनको इतने ऊंचे काम करने पड़ रहे हैं। वरना आप नहीं बताइए, नहीं आप नहीं, आप बताइए कि किसी हीरोइन को एक कंपनी का महज 10-15 रुपए का साबुन बेचने के लिए नहा कर दिखाने की क्या जरूरत है? बदन से शरीर का मैल उतरता हुआ दिखाना प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर वो मेरी तरफ बार बार झांकती क्यों है? और वो मेरी तरफ ठीक उसी तरह झांकती है जैसे मेरे बाप की ओर। अब परम पूजनीय साधु जी महाराजों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। भाई साहब यदि मैंने जल्दी से ये कह दिया ना कि ये सब बेचने खाने के धंधे हैं, तो अभी यहाँ पर नारेबाजी हो जाएगी। हो सकता है मेरी पिटाई भी हो जाए। भारतीय जनमानस की आस्था पे चोट लगने का सवाल खड़ा हो जाएगा। 1 मिनट में मीडिया कवरेज हो जाएगी। चैन से सोना है तो जाग जाइए। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, ये चुनावी साजिश है या बाबा के ऊपर सच में कोई आरोप है? ये जवाब हम देंगे आपको। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, कुछ बोलिए बाबा के लिए, कुछ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ आइए, कैमरे में बोलिए, जल्दी बोलिए।
हाइडल जुरे। बाबा के लिए बताइए। मैं बाबा के लिए यही कहना चाहूँगा, बाबा सुकून। जी बाबा कूल है। बाबा परब्रह्म। जी बाबा परब्रह्म। जी 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 बाबा परमेश्वर। जी 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 बाबा भगवान। जी 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 मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को 12 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाया, बाबा ने मुझे दिया। जी जी मुझे बच्चा दिया 12 साल में अपने आशीर्वाद से। जी 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 बाबा के नीचे सुख है चरणों में। जी 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 हाँ जी बाबा दिव्य शक्ति। जी। तो देखा आपने देश विदेश के सारे भक्त जो है बाबा के कितने बड़े फैन हैं, और आप 2 शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे बाबा के लिए? तो बाबा सुकून। जी तो जैसे आपने देखा बाबा इज कूल। तो कैमरामैन रमन के साथ मैं टिंकू चौरसिया। कईयों की तो शक्ल भी ऐसी होती है कि बच्चे देख के डर जाएं। रात में अगर देख लिया ना तो बच्चा नींद नहीं आनी है। सही बता रहा हूँ मैं इतनी जल्दी फेमस नहीं होना चाहता, बिल्कुल नहीं। कहीं भक्तजन ने किसी भक्तजन ने कोर्ट कचहरी में केस ठोक दिया तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। इस निठल्ले की जेब में 2 फूटी कोड़ी भी नहीं है। और हाँ, वैसे भी इस निठल्ले को दूसरे के काम में दखल देने की कोई आदत नहीं। और वैसे ही भाई साहब आजकल कोई किसी के मामले में दखल देने भी कहाँ देता है? हाँ, अगर उसको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि आप उसका भला करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके मामले में जितनी दखल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं भी भला करने के लिए व्याकुल हो गया, लेकिन अगले ही पल में मतलब कोई कुंठित सी भावना पैदा हो गई। अबे साले, अपने पहले तो भला कर ले, हैं? जो अपना भला नहीं कर सकता वो दुनिया का क्या खाक करेगा? खुद का भला तो भाई सबका भला, खुद का भला तो भाई सबका भला, अपना भला तो भाई तगड़ी गला। इस भोले भाले भोल को बुलाए दियो रे, यूं जन्म दियो रे, बनायो निठल्ला, यूं जन्म दियो रे, बनायो निठल्ला। जितने भी जनता के सेवक हैं आप उनको ले लीजिए। सबसे पहले अपना भला और फिर कुछ बचा कुचा तो बेचारी पब्लिक के लिए छोड़ दिया। और पब्लिक भी इतने बेचारी, जो मिला खा गई और मिला और खा गई, और हमेशा की तरह बेचारी बनी रही। और ये कहती रही कि ये सब ऊपर वाले खा जाते हैं, और ये ऊपर वाले भी हमेशा की तरह इस पब्लिक में छूट कर आ जाते हैं। आते ही ना पहले खूब धन बटोरा, अपने पास धन होगा तभी तो उसके नाटक को समझेंगे, और तब जाके इस बेचारी जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति मन में जागेगी। भगवान जी ने भी सबसे पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम कर दिया, फिर कहीं जाकर उन्हें जनता की याद आई और उन्होंने आदमी की सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी बनाई। लेकिन खुद कभी पुष्पक विमान तो कभी उड़न खटोला, और तो और अपनी अप्सराओं को भी पंख लगा दिए कि जहां दिल चाहे उड़ो, जहां दिल चाहे उड़ो, जहां दिल चाहे उड़ो। बहुत बढ़िया। मैं आज आप सबके सामने भगवान जी से यह पूछता हूं, भाई हमारी माँ बहनों को क्या कसूर था? उन्हें पर क्यों नहीं दिए? अरे कम से कम बूढ़ी अम्मा के तो दे देते। अरे आरक्षण ही सही, सीनियर सिटीजन ही सही। नहीं, चुप, हमेशा की तरह चुप। क्या सीन होता? बूढ़ी अम्मा आगे आसमान में उड़ती उड़ती जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर से बोली, आलू क्या भाव दिए? अम्मा 20 रुपए किलो। साले हरामजादे, पट्टा मार के फेंकोगी। अम्मा 2 रुपए किलो। चल वो रहा थैला लेके उसमें। ये अम्मा भी ना, अम्मा ने झोला मुझे दिया, मैंने आधी किलो आलू तोले। अम्मा ला ए अम्मा, और अम्मा उड़ी चली गई। अम्मा मिर्ची भी डाल दी थी और अदरक। हाँ वो भी डाल दिया। हाँ ठीक है बेटा। अम्मा उड़ी चली जा रही है, उड़ी चली जा रही है। क्या देखता हूँ? अम्मा, अरे अम्मा पाए लागू। हाँ बेटा निठल्ला, जीता रहे बेटा, जीता रहे। अरे कुछ तो जवाब दो।
आपकी अप्सराएं आपकी परियां उड़ सकती हैं क्या? बूढ़ी हमारी बूढ़ी अम्माएं नहीं। माफ कीजिए, आपकी अप्सराएं आपकी परियां हमारी अम्माओं की जुबानी हमारे ख्यालों में है। और अम्माएं जिन्होंने हमारी कल्पनाएं बुनी, जिनने हमने आपको उड़ते हुए उड़न खटोले पे देखा। अम्माएं जिन्होंने हमारे दिलों में इच्छाएं बो दी, इच्छाएं जो स्वप्न बनी और कल्पनाएं बनकर खो गई। कल्पनाएं जो अप्सराओं की तरह उड़ती हुई सभागार में बैठे हर शख्स की आत्मा से गुजरती हुई उस बूढ़ी औरत के दिल में जा बसी। वो औरत जो कभी बेटी थी, फिर बीवी बनी, फिर माँ, और अब बूढ़ी औरत हो गई है। इसलिए अपना भला किए बगैर तो किसी और का भला कर ही नहीं सकते आप कबीर को ले लीजिए। आप क्या समझते हैं कि वो बहुत बड़े महात्मा थे, त्यागी थे, खुद भूखा रहते थे और दूसरों को खाना खिलाते थे? वो इतने भूखू नहीं थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। ये देख कितना चालाकी से लबालब धोआ है। पहले कुटुंब को जुगाड़, फिर अपना जुगाड़, और फिर कुछ बचा खुचा तो बेचारे साधु बाबा के खाओगी। भाई इस निठल्ले का ना तो कुटुंब है, ना ये खुद अपना, और साधु भी मेरे द्वारे से अक्सर भूखे ही जाते हैं। मैंने कहा भला तो जरूर करना बेटा, किसका करो? हाँ क्यों ना गांव की इस बूढ़ी मौसी का, जो असहाय है, लाचार है, बीमार है, ताबड़तोड़ मौसी के पास जा पहुंचा। मौसी चल तुझे डॉक्टर को दिखा दूं। अरे बेटा, अब डॉक्टर क्या करेगा? अब तो मौत ही बोली बेटा। मौसी तू जीने से इतना उब गई है क्या? हाँ बेटा, अब जीकर क्या करूंगी? अब तो मौत ही बोली बेटा, मौत ही बोली। मौसी जीना नहीं चाहती। हाजरीन, भला करने का वक्त आ चुका है। मौसी बता, तू कैसे मरना पसंद करेगी? मेरा गला घोट दूं? अरे तुझे जहर दे दूं? मेरा हथौड़े से सर फोड़ दूं या फिर तुझे फांसी पे टांग दूं? बता मौसी बता। करने चला था मैं भला और मिला मुझे ये सिला। उस दिन से कसम खा ली, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, किसी का भला नहीं करने। लेकिन उसी शाम शिव शंकर बाबू आदम के और बोले, बेटा भला करना चाहते हो? नो हो नो हो नो नो नो। हो मैंने भी कह दिया हो। अब बेटा भला करना चाहते हो, मेरा कर दो। मेरा तबादला एक निहायत ही घटिया जगह पर हो गया है, किसी बढ़िया जगह करा दो, या फिर जहां हाल फिलहाल हूँ बेटा वहीं रुकवा दो, कुछ तो करवा दो बेटा, तबादला रुकवा दो। मैं बड़ा खुश, बड़ा खुश। चलो ये भला तो मेरा हाथों होकर ही रहेगा। ठीक 5:30 बजे मैं बड़े साहब के बंगले जा पहुंचा। बड़े साहब ठहरे। बड़े साहब दोनों हाथों को पैंट की जेब में डाले, ढलते सूरज को ऐसे देखते हैं जैसे उनका चपरासी और सदा सलाम ठोकने आया हो। आसमान को ऐसे निहारते हैं जैसे उनके सामने क्लर्की का इंटरव्यू देने आया हो। बेचारा बेरोजगार आसमान। पौधों और फूलों को दूर से ही देखते हैं, यूं के यूं। मजाल है गगन 1 इंच भी आगे आ जाए। मैंने पूछ ही लिया, साहब आप फूलों को खुलकर क्यों नहीं सूंघते? थोड़ा अजीब सा लगता है। अजीब सा माने कैसा लगता है? अबे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे से रिश्वत मांग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे उनसे रिश्वत मांग रहे हो। तुम कौन? साहब मैं निठल्ला हूँ, लोगों को बदनाम करने का काम करता हूँ।
अफवाहें फैलाता हूँ, शहर के सारे अखबारों को काम धंधा देता हूँ। भाई बोले आपका भी कोई स्कैंडल सुनने में आया था? अरे हमने तो आएगा ही नहीं जाने दिया। रोक दिया वहीं पे। अच्छा, अबे तू है? बड़े साहब ने मुझे झट से पहचान लिया। कमाल, जिस इंसान को उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं देखा उस इंसान को एक पल में पहचान लिया। चेहरे पे गुड़ सी भी मीठी लेकिन चिपचिपी मुस्कान ऐसे हाजिर हो गई, ये देखो, जैसे इमीडिएटली ड्यूटी पे आने का ऑर्डर मेरा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ताउम्र याद रखे, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ताउम्र याद रखे, तो यकीन मानिए उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट ही मत पालिए। उसका कोई ना कोई स्कैंडल अपने हाथ में रखिए। स्कैंडल ना हो तो अफवाह फैला दो, अफवाह ना हो तो अफवाह पैदा कर दो, अफवाहें फैला दो, लोगों में भड़ास निकाल दो। यकीन मानिए वो रात में सपने में ना प्रेमिका के बाद ना आपका चेहरा देखेगा, और हो सकता है कि आपके चेहरे के बाद प्रेमिका का देखे। बड़े साहब की आंखों में मैं सपना बनकर ढल रहा था और मैंने उससे पूछ लिया, साहब देश में जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसका सामाजिक सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, सामाजिक सेक्टर पर प्रभाव पड़ा है ना। देखिए, पुरोहित जी अपने डिपार्टमेंट में चले गए, पांडे जी अपने म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले थिएटर वाले डिपार्टमेंट में आ गए, और अपने अजीत पवार जी की तो वो हो गई पीएचडी हो गई, और कपिल शर्मा उन्होंने बड़ा जुगाड़ किया, इस यूनिवर्सिटी से वहां दूसरी यूनिवर्सिटी में हाजिर हो गए। साहब मेरा मतलब है कि क्या देश में कुछ परिवर्तन हुआ है? लो, परिवर्तन? अबे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। अबे वो रावत जी थे ना, ट्रांसपोर्ट के बिल में फंस गए और वो अपने शर्मा जी एलटीसी के बिल्ली घुमा रहे। और देखो बागड़ी साहब उधर डेपुटेशन पे चले गए जहां कनवाल जी भी है। डोभाल जी ने तो आईटीआई लगा दी थी। साहब वो तो ठीक है, इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है नहीं? अबे क्या देश लगा रखा है? साले देश का घंटा तरक्की करेगा जब तक मैं तरक्की नहीं करूंगा। साले देश जब तक मैं तरक्की नहीं करूंगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, समझे? साहब वो रमाशंकर का क्या हुआ? रमाशंकर? साले सिर्फ रमाशंकर ने तरक्की करी, मैं वहीं का वहीं रहा, तबादला भी हो गया और प्रमोशन भी हो गया उसका। तो जनाब आप जाइए। वो तो जनाब शिवशंकर बाबू का तबादला नहीं रुक पाया। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका तबादला नहीं रुका होगा, और ये वैसी ही जगह होगी जहां पर शिवशंकर बाबू थे। अरे भाई निकलना, क्यों ना बड़े साहब से शिवशंकर बाबू के तबादले की बात कर डाले। साहब बुरा मत मानिएगा, मेरे एक रिश्तेदार हैं, शिवशंकर बाबू नाम है, दूर के परिचित हैं, लेकिन उनका कोई तबादला अच्छी जगह करा देते तो अच्छा होता था। हाँ, उरले गांव में तो डीएम का भतीजा बैठा है, परले में मंत्री जी का फूफा बैठा है, और उस पिछले में उस नानी का चौथा पोता, और पिछले में उस दादी का पांचवा पोता। बताओ कहां करूं? जगह नहीं है यहाँ पे, किसी का कोई नहीं है। है ना? कौन सी? अबे वही जहां शिवशंकर तबादले में चला गया। पैसा पास नहीं कोई अफरोज नहीं, पैसा पास नहीं कोई अफरोज नहीं, बदला जमाना भाई अपनी तो सोच नहीं, कोई तबादला कराए दियो रे बनाएंगे खल्ला, क्यों जन्म दियो रे बनाएंगे खल्ला। शिवशंकर बाबू के तबादले के चक्कर में मुझे एक ऐसे शख्स का पता लगा जिस पे पूरे देश की राजनीति का भविष्य निर्भर करता है। आप बता सकते हैं कौन है? बता सकते हैं? राजनीति नेता बता सकते हैं कौन हो सकता है? और नेता? नहीं, नेता नहीं। नेता का चमचा। हाँ। नेता तो अब पुराने आइटम सॉन्ग की तरह है, जो कुछ टाइम बचता है फिर गायब, लेकिन चमचा भाई जी अब तो काम कर पाए। चमचा इज ऑल टाइम हिट, हमेशा बचता है फन की तरह पूरे टाइम। भाई जी एक काम करा दे भाई जी। भाई जी चमचा हो भाई जी आपका।
चमचा बजता है पूरे टाइम एफएम की तरह। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी उथल पुथल हुई है ना, महापुरुषों के कारण नहीं, उनके चमचों के कारण हुई है। मेरा अंदाज है कि देश में लगभग 50,000 चमचे तो होंगे। कितने? 50,000 तो होंगे। ये प्रधान चमचे हैं। इसके बाद उप चमचे, लोकल चमचे, ब्लॉक लेवल चमचे, छुटभैया चमचे, वगैरह 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 वगैरह। साहब, इन चमचों में अनुशासन की भावना बहुत ही प्रबल होती है। मसलन अगर किसी उप चमचे को टिकट चाहिए होता है तो वो सीधा नेताजी के पास नहीं जाता, वो प्रधान चमचे से कहता है, प्रधान चमचा नेताजी से बात करता है और तब कहीं जाकर बात बनती है। इस तरह नेताजी का संपर्क दुनिया से इस चमचों के मार्फत होता है और कुछ दिनों में नेताजी को विश्वास हो जाता है कि उसका इस विशाल निर्दयी दुनिया में उसके चमचों की सिवा कोई नहीं। जिस तरह भगवान कण कण में मौजूद है, उसी तरह चमचा भी कण कण में जाकर नेताजी की बढ़ाइयां करता है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्त की पीड़ा समझते हैं, उसी प्रकार चमचा भी अपने नेता की पीड़ा समझता है। जिस तरह भक्त थोड़ा सा प्रसाद भगवान जी को चढ़ाकर बाकी आपस में बांट लेता है, उसी तरह हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि जी जो चमचा है ना, वो भक्त बन जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रसाद नेता को चढ़ाता है, बाकी आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, जिसका जिक्र बड़े बड़े पुराणों में किया गया है। भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। नेता और चमचे मिलकर एक हो जाते हैं। जो प्रसाद नेता खाते हैं, वही प्रसाद चमचे खाते हैं। साक्षात मोक्ष का दर्शन हो जाता है। इन चमचे जाते हैं। इस तरह नेता बढ़ते रहते हैं और चमचे अमर होते रहते हैं। अब चमचे का खेल देखिए। वो बड़ी तरतीब से ये बात फैलाता है कि वो नेताजी का विश्वास पात्र है। नेताजी उसकी बात कभी नहीं टालते। वो हर जगह नेताजी के साथ दिखाई देता है। ठीक पीछे मुस्कुराता हुआ। नेताजी को माला पड़ती है तो चमचा गदगद होता है। फूल माला संभालता है उनके लिए। लोग उसे चाय पिलाते हैं, सलाम होते हैं। दोस्तों, यही वो समय होता है जिस समय उस चमचे के भी उप चमचे पनप रहे होते हैं। हाँ, उस चमचे के उप चमचे पनपते हैं। नेताजी ये कहना नहीं भूलते कि राजधानी जाना है और चमचे को साथ ले जाना है। अब चमचे के चमचे इस बात को पूरे इलाके में फैला देते हैं। काम कराने वालों का तांता लग जाता है। भाई जी आप दिल्ली कब जा रहे हैं? भाई जी देखो, इस बार हमारा काम करा ही दीजिए। हाँ, पिछली बार भी नहीं हुआ था। भाई जी नेताजी से क्या है कि हमारा काम करा दो ना। अब चमचा अपनी छाती पीटता है। इस बार तो मैं काम नेताजी का हाथ पकड़कर करवा दूंगा। अब वो ये यकीन दिलाता है कि अगर पृथ्वी घूम रही है ना, तो नेताजी की चारों तरफ घूम रही है। वो बहुत से काम लेता है। मसलन नथु का परमिट लाना, शर्मा जी को म्यूनिसिपैलिटी भिजवाना, संता सिंह के टेंडर का मामला तो बंदा सिंह के वेंडर का मामला। इसके साथ ही वो कुछ झूठ की कथाएं, विरोधी गुटों के षड्यंत्र और कमजोरियां अपने हाथ में रख लेता है। नेताजी की बीवी चमचे को देख के कहती है, वो आ गया, लो वो फिर आ गया। नेताजी ने बुलाया नहीं लेकिन वो फिर आ गया। अब आ ही गया है तो इतराज है क्या? चमचा अपना काम शुरू करता है। वो बातें करता जाता है। भाई जी नेताजी बेडरूम में है तो चमचा बात कर रहा है। बेडरूम से ड्राइंग रूम में गए तो चमचा बात कर रहा है। अब वो रसोई में गए तो चमचा फिर बात कर रहा है। भाई साहब खुद के लोग जानियों पर डोरे डाल रहे थे। मैंने कह दिया अभी आपके बहुत सारे क्लेम बकाए हैं, जरा संभल कर। सालों की दाल निकली। भाई साहब आपका नाम सुनते ही बोलती बंद हो गई सालों की। भाई साहब इस बार ना यादव जी को म्यूनिसिपैलिटी भिजवा दीजिए, पक्के अपने आदमी हैं। रवि जैन मिले थे। मैंने कह दिया भाई साहब ने कहा तो पक्का ही समझे, इसमें डरने की क्या जरूरत है भाई। और रामचरण के टेंडर का मामला अटका है। भाई साहब आपको जैसा ठीक लगे वैसे करना। भाई साहब ठाकुरों में फूट पड़ गई है, आधे अपने साथ देंगे पक्का बता रहा हूँ। और मिश्रा जी का डॉक्टर के यहाँ आना बढ़िया है। मैंने एक डॉक्टर को टटोला है, मुझे डर है इस बार कहीं मिश्रा जी डॉक्टरों के साथ दे। इधर नौकर ने चाय भी लाकर रख दी। लो जी लो, भाई साहब चाय लो। चमचे को चमचागिरी सूझ गई। अबे क्यों आ रहे देवी सिंह? अरे ये क्या चाय बना लिया है?
तुझे पता नहीं हमारे भाई साहब स्ट्रॉन्ग चाय पीते, स्ट्रॉन्ग। चल जा दूसरी बना कर ला। अब नेताजी कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं। अरे नहीं नेताजी, ये कोई उत्तराखंड है, त्रासदी थोड़ी आई है, दूसरी बन जाएगी। हैं? चल चल जाते हैं, दूसरी बना के अब नौकर दुविधा में है कि कब उठाऊं कि नहीं उठाऊं। चमचा चमचा प्याली उठाता है और नौकर के हाथ में दे देता है। चल जाते हैं, दूसरी चाय बनाकर ला, स्ट्रॉन्ग वाली। चल सब है ना, नौकर चाकर पिए ड्राइवर। नेताजी सिर नीचा करके बर्दाश्त कर लेते हैं। चमचा कुछ तबादलों की सूची नेता के हाथ में देता है, पांव छूकर विदाई लेता है। इस सूची में एक नाम शिवशंकर बाबू का भी है। अरे वही शिवशंकर बाबू जिनके तबादले के चक्कर में मैंने इस चमचा नमक प्राणी पे इतनी बड़ी रिसर्च कर डाली। चमचागिरी की कहानी निराली, चमचागिरी की कहानी निराली, नेता हरामी रे चमचा दलाली, दोनों संग फोटो खिंचवाए लियो रे, जन्म दियो रे बनायो ने ठल्ला, क्यों जन्म दियो रे बनायो ने ठल्ला। जनाब शिवशंकर बाबू का तबादला अभी भी नहीं रुका। बुझेबंद से शिवशंकर बाबू ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और दूर शहर छोड़ने को राजी हो गए। मैं उनका भला चाहता था, इसलिए सहानुभूतिवश फॉर द सेक ऑफ सिंपैथी मैं उनके साथ हो लिया। रेलवे में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? एक दीवाना था, एक दीवानी थी और एक बुढ़िया। लड़का बुढ़िया की खूब सेवा कर रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो बुढ़िया का बेटा हो ही नहीं सकता। लड़का सेवा तो बुढ़िया की करता है, लेकिन फल लड़की के आंखों में देखता है। फल लड़की के आंखों में देखता है। हाँ जनाब, इससे साफ जाहिर होता है बुढ़िया का बेटा तो हो ही नहीं सकता। लड़का कुछ देर बाद बाहर जाता है। बाहर जाकर वो याद आया भाई साहब, याद आया, 3 मुसाफिर बैठे थे, एक लड़का, एक लड़की और एक बुढ़िया। लड़का बुढ़िया की बड़ी सेवा कर रहा था। इससे जाहिर होता था उसका बेटा तो था नहीं है, और इससे जाहिर होता था कि वो लड़की की आंखों में उसका फल खोपता है जो बुढ़िया की वो सेवा कर रहा था। लड़का लड़की का प्रेमी था, ठीक प्रेमी भी नहीं, प्रेमी होने के राह पर था। हमारे देश में अगर लड़की के दिल में जगह बनानी है ना, तो माँ बाप के दिल की राह लेनी होती है। लड़का भी वही कर रहा था। देखकर साफ जाहिर होता था कि लड़के की लड़की से ज्यादा जान पहचान नहीं, कभी कभार आना जाना होता होगा। बुढ़िया उससे बाजार का सामान मंगवाती होगी। बेचारा लड़का बामुश्किल प्रभाव डालने की स्थिति में आया होगा। सोचा होगा इस सफर में तो काम पूरा कर ही डालूंगा। एक दिन का सफर भी दोस्तों एक जिंदगी का बराबर है। जिंदगी की गाड़ी हर स्टेशन पर ठहरती हुई, रुकती हुई मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस सफर में उस यात्री का जिक्र नहीं होता जिसकी गाड़ी छूट गई। सफर शुरू होने से पहले ही तमाम हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि जिंदगी की इस गाड़ी में सफर जरूर कीजिए और रास्ते की अपनी मंजिल खुद तय कीजिए, क्योंकि जिंदगी की ये गाड़ी जिस आखिरी मुकाम पर पहुंचती है, जिस आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, वहां से इसका वापस लौटना मुमकिन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक दिन का सफर पूरी जिंदगी के सफर के बराबर होता है। जिंदगी में रोज रोज पड़ने वाले काम हम सफर में ही पूरा करते हैं। लड़का भी कर रहा, उसने खिड़की ठीक से खोल दी थी, पंखे का रुख बुढ़िया की तरफ कर दिया था, सामने वाली सड़कों पर बिस्तर ठीक से बुता दिया था, बाहर से पानी की बोतल भी ले आया। जब उसने कुली को पैसे दिए तो 5 रुपए फालतू दिए। लड़का लड़की को ये दिखा देना चाहता था कि वो कितना उदार है। गाड़ी स्टेशन पर रुकी। गरम पकौड़े वाले। लड़का बाहर से जाकर
चिप्स का पैकेट ले आया। उसने कुछ चिप्स गुड़िया को दी। लड़कने बढ़ गई, कुछ हिम्मत बढ़ी, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ी। उसने चिप्स का पैकेट लड़की के आगे कर दिया। लड़की ने चिप्स लिए, लड़के की आत्मा तृप्त हो गई। लड़की ने चिप्स खाए, लड़की के मुंह से निकल पड़ा, इसके साथ चाय होती तो कितना अच्छा होता। लड़के ने आनंद फानंद में थर्मस उठाया और चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ा। लड़के ने 50 का नोट फेंका, चाय थर्मस में डलवाई और लड़का चढ़ने की ट्रेन में चेष्टा कर रहा है। लड़का चढ़ने की ट्रेन में चेष्टा कर रहा है। बुढ़िया धड़कने लगी, गाड़ी की स्पीड भी लड़का चलते चलते ट्रेन में घुस गया। लड़के ने चाय का थर्मस बुढ़िया को थमाया तो बुढ़िया ने चिंता जताई। शिवशंकर बाबू कब के सो चुके थे। लड़का दिखा देना चाहता था कि वो कितना बहादुर है, प्राणों को हमेशा हथेली पर लेकर चलता है। तुम्हारे लिए चलती ट्रेन से कूद सकता है, चलती ट्रेन पर चढ़ भी सकता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। शिवशंकर बाबू कब के सो चुके थे। बात वहीं पर रुक गई। अब लड़का बैठा बैठा सोच रहा था कि बात कैसे बने। गाड़ी स्टेशन पर रुकती है। लड़के के मन में दूसरा की बात कैसे बने कि तभी एक नौजवान हाथ में काला बैग लिए ट्रेन के डिब्बे में दाखिल होता है। नौजवान स्मार्ट है, खास तौर पर उस लड़के से ज्यादा। लड़की एक नजर नौजवान को देख लेती है, लड़का भूल जाता है कि तभी नौजवान के बैग का एक कोना लड़के के घुटने पर लगता है। सारा दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? पहले से बंदे बैठे घुसा चला आ रहा है। सॉरी, गलती हो गई। लड़का सॉरी बोलता है, अनजाने में हुई गलती पर माफी भी मांगता है, लेकिन लड़का कहाँ रुकने वाला है। सारे तेरी बहुत सॉरी है। लड़की मनाली कर रही है, लड़का तैश में चला जा रहा है। इतने लोग खुल जाती, लड़का तैश में आकर लड़का लड़की को बता देना चाहता है कि भैया स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, बंदा तगड़ा भी होना चाहिए। अब लड़का सामने वाली सिंगल सीट पर जाकर अकेला बैठ जाता है। गुमसुम, गुस्से और शर्म से एकदम लाल। लड़की एक नजर प्यार से नौजवान, साहिवान 3 कोने उभर चुके हैं। लड़का चिप्स का पैकेट गुड़िया की तरफ बढ़ाता है। लड़की बेरुखी से मना करती है और नफरत से उसकी तरफ देखती है। अब धीरे धीरे लड़की अपनी खिड़की से बाहर देखती है और फिर नजर पलटकर नौजवान को देखती है। नौजवान भी अपनी खिड़की से बाहर देखता है और नजर पलटकर लड़की को देखता है। अब धीरे धीरे लड़की नौजवान की खिड़की से बाहर देखती है और नौजवान लड़की की खिड़की से बाहर देखता है। अब लड़का बेचारा बहादुर लड़का अपने किए पे शर्मिंदा सुनाकर कहता है, मुझे खुद अफसोस है मैंने उसे तमाचे मार दिए। मुझे बड़ा अफसोस है। साहिबान 3 कोने तो बढ़ चुके थे और ये 3 कोने अभी तक काबू में नहीं आए थे। अब नौजवान स्मार्ट लड़का तो वहीं बैठा है। लड़का ये चाहता है कोई आए उसे दबा के पीटे और लड़की उसे प्यार से निहारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चिड़िया दाना लेकर उड़ चुकी थी और वो नौजवान स्मार्ट लड़का बिना कुछ किए ही सारी संपत्ति ले गया। चिड़िया दाना चुप गई थी दोस्तों, और किसान खड़ा पछता रहा था। ये जीवन भी पूरे का पूरा खेत, बीज पनपते हैं, हरियर फसलें लहरती, बीज मरते हैं, फसलें सूख जाती, खेत बंजर हो जाता है और किसान यानी कि हम यूं ही खड़े पछताते रह जाते हैं। छूटी मोहब्बत छूट गयो यार जी, आखिरी निशानी बाकी रही
दिलदार जी वो छल्ला निशानी घुमाए दियो रे बनायो निठल्ला। जनाब, रिपोर्ट में एक को अपना इश्क कुर्बान करना ही पड़ता है। इंसान ना चाहे जीवन में उसे एक बार प्यार होता ही होता है। और यकीन मानिए इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। वैसे भी अपने देश में प्रेम का बाजार बहुत गर्म है। हर फिल्म प्रेम पर आधारित होती है, हर गीत प्रेम गीत होता है। 2 साल का बच्चा यही गीत गाते गाते 21 साल का हो जाता है और गंदी बात करने पर उतारू हो जाता है। अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। उसे भी प्रेम रोग हो जाता है। और हर बीमारी का इलाज हो ये जरूरी नहीं, और बीमारी भी देख के आती है। मुझे झेल लेगा नहीं झेल लेगा, कुछ दवा दारू करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा ना, मतलब कहाँ से कराएगा वो, देख उसकी हालत। लोग तो बीमारियों से प्रतिष्ठा पा लेते हैं और बीमारी सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा तो डायबिटीज से मिलती है। भाई साहब, डायबिटीज का रोगी जब बिना शक्कर की चाय ऑर्डर करता है और अपनी जेब से एक शीशी निकालकर बड़े प्यार से एक गोली उसके अंदर डालता है, तो अपने आप को शक्कर की किसी कंपनी के मालिक से कम नहीं समझता। बीमारी से आदमी लोकप्रिय भी हो जाता है। जी हाँ, एक भाई साहब को मैं जानता हूं, 15 दिन बीमार हुआ, अस्पताल में चले गए। लोग देखने आने लगे, अखबार में खबर छप गई। और भाई साहब, जब लोगों का तांता लगा तो भाई साहब के भाव चढ़ गए। क्या बोले हो? अरे भाई, जब तक नेताजी खुद नहीं आएंगे अस्पताल से हम नहीं लेंगे छुट्टी। बता रहे हैं लोकसभा चुनाव का टाइम है, चुनाव में टिकट खरीदेंगे और खड़े होकर दिखाएंगे, फिर जीतेंगे। एक भाई साहब बीमार हुए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में पत्र लिख दिया, प्रिय भाई, बहुत बीमार हूँ, अस्पताल में हूँ, चला चली की बेला है, अगर कुछ पैसे भेज दे तो शायद बच जाऊँ। मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी बीमार पड़ूं, कोई जूस लाए, कोई फ्रूट लाए, कोई दूध लाए, कोई फल लाए। लेकिन फिर सोचता हूँ, साला अगर कोई नहीं आया तो सदमे से ही मर जाऊंगा। ऐसा एक केस पहले मैं देख चुका हूँ। भाई साहब थोड़े से बीमार हुए, जरा सी छींक आई, अस्पताल में भर्ती हो गए और तस्तरी में 50-60 पान रखवा दिए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में घंटा, सारा कोई मिलने नहीं आया। संजोग से मेरा जाना वहां पर हो गया। भाई साहब, अरे आप सब मतलब के यार सब झूठे हैं, सब साले लुच्चे बन गए। अरे किसी को रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, साले सब रिश्ते झूठे हैं। हम जब बीमार, हम जब स्वस्थ थे, हमने कितने लोगों को सही करवा के अस्पताल से घर भिजवाया, और यहाँ हम अखबार में इश्तेहार भी दिया, लेकिन हमें देखने के लिए कोई नहीं आया। अरे ये भी कोई दुनिया। अरे हमने तो 20-30 पान मंगवा करके ट्रेन में रखवाए थे ताकि हमें देखने के लिए आए और बीमार से होने वाली वो दुख की जो अनुभूति होती है उन्हें वो कम हो। लेकिन पूरी चीजें करती है, सब मतलब यार सब बेकार है। बीमारी भी कई तरह की होती है और इसके अनेक फायदे हैं। एक भाई साहब थे, हमेशा परेशान, तनाव में रहते थे, समूचे देश की चिंता उन्हें सताती रहती थी। अपने निजी हितों को ताक पर रखकर देश को बचाने चले थे। एक दिन मेरे पास आ गए और बोलने लगे, अरे तुम कहते हो बिना विदेशी मदद के देश चला लोगे, पर पैसा कहाँ से लाओगे? है तुम्हारे पास देश में ही रिसोर्स जुटाने की कोई योजना? ये बात वित्त मंत्री ने कही थी और डांट मुझे पड़ रही थी। वो जब तब आता मुझे किसी ना किसी विभाग का मंत्री बनाता, फिर डांटता और फिर अपनी योजनाएं समझाता। न जाने मुझे उसने अब तक क्या क्या, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, महिला, पता नहीं क्या क्या उसने मुझे नहीं बनाया। भाई साहब, कुछ दिन के लिए भाई साहब गायब हो गए, फिर तीसरे दिन हाथ में संविधान लेकर लौटे। कहने लगे,
संविधान बदलना पड़ेगा। इस सारे देश के संविधान में ही प्रॉब्लम है। फिर बैग से एक बड़ा सा पुलिंदा निकाला, मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगे ये नया संविधान है, मैंने लिखा है, मैं इसे लागू करवाऊंगा। ठीक है। कुछ दिन बीते, भाई साहब एक फोटोग्राफ ले। फोटो में वो संविधान प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। कहने लगे प्रधानमंत्री ने हाँ कह दी है, जल्दी लागू होगा। कुछ दिन बाद पता चला कि भाई साहब धरने पर बैठ गए। तीसरे दिन मैं उन्हें देखने पहुंचा। चेहरा शांत, सौम्य, मगर थोड़ा कमजोर। भाई साहब दरी पर बैठे हैं, पीछे बैनर पर लिखा रखा है, मेरा संविधान लागू करो। मुझे तरस आ गया, मैंने भी कह दिया, भाई साहब आपको रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बंदा हाजिर है, मिनट से पहले हाजिर है। किसी और को मदद के लिए बुलाइए, इससे पहले इस बंदे को हाजिर कीजिएगा। भाई साहब सही कह रहा हूं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, गारंटी है मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे मैं आ गया भाई साहब। जी। 7वें दिन भाई साहब क्या देखता हूं कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं, सुबह सुबह घर में बैठा हूं, देखता हूं कि मैंने जो वो फरमाइश की थी मदद की, भाई साहब वाकई में आ गए अपनी बीवी के साथ, और पीछे कुली भी सामान लेकर आ गया। आकर कहने लगे प्रधानमंत्री ने हाँ तो कह दी है, थोड़ा बीमार हूँ, जब तक ठीक नहीं हो जाता आपका घर में ही रहूंगा। ऐसे कह रहा था जैसे मेरे लिए प्राण दे रहा हो। फिर अपनी बीवी से बोला, अरे भगवान, अरे भगवान वहां क्या बैठी हो, जाओ जाके उस कमरे में कुछ दिन रहने का जमा लो। मेरी बोलती बंद थी। भाई साहब कमरे में जाकर सोने चले गए। दोपहर को लौटे और कहने लगे, अरे ऐसा करो जरा 1-2 किलो अच्छी मौसमी मंगवा दो। ऐसे कह रहा था जैसे मैं उसका नौकर हूं। वो जब तक आता मुझ पर रौब झाड़ता। ऐसा करो चाय ले आओ, दूध ले आओ, और ऐसा करो जूस भी ले आओ। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब तक आता मुझ पर रौब झाड़ता। भाई साहब दिन में 2 बार दर्शन देता और कहता, काफी वीकनेस है, निकलते निकलते निकलेगी। ऐसा करो 50 रुपए देना, जरा प्रधानमंत्री निवास तक जाना है। धन्यवाद। भाई साहब 50 रुपए क्या दे दिए, जैसे शेर के मुंह में खून लग गया। कहने लगे, भाई साहब आप जो भी मेरे को बोल रहे हैं मैं उसका बुरा नहीं मानता। भाई साहब अभी तो बोला नहीं है, जब बोलने लगेंगे तो साला आपको छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। गुस्सा हमें भी आता है, बात बात पर डांटना शुरू कर दूंगा मैं भी। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहां से आ जाते। देखिए भाई साहब इनकी शक्ल, साला लेना नहीं देना नहीं, पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं। जाओ यहाँ से। मैंने भी बात बात पर डांटना शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब मजाल है कि चेहरे पर जरा भी शिकन आ जाए, उदारता से बोले, देखिए आप मुझे अपमानित करते हैं, मुझे इसका जरा भी बुरा नहीं लगता। अरे राजनीति में तो ऐसे अपमानों को दरकिनार करना ही पड़ता है। भाई साहब मैंने भी एक दिन कह दिया, भाई साहब देखिए मुझे पुलिस पे जाना पड़ेगा। निकालो 500 रुपए। नहीं देता, नहीं है मेरे पास। ठीक है, जब होंगे तब चले जाएंगे। मैंने भी पस्त होकर 500 रुपए दे दिए। आपको तो 1 महीने में छोड़ रहा हूँ, वरना साला दिल्ली में अपना रिकॉर्ड है, 6 महीने से पहले किसी को नहीं छोड़ा। 50 रुपए देना। नहीं देता। अरे ओ भगवान, जरा अटैची से आमरण अनशन वाला बैनर निकालना, बाहर लगा दो। मैंने भी झट से 50 रुपए निकालकर हाथ पर रख दिए। हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं जिस मिशन में लगाऊं ना उसमें ऐसी स्थिति आती ही। परसों संसद के आगे धरने पर बैठूंगा, आज जरूर आइएगा, मेरा हौसला बुलंद होगा। इंसान भी गलतियों का पुतला है और बीमारियों का भी। न जाने एक से एक भयंकर बीमारियां अपने अंदर पाले रहता है। झूठ, फरेब, धोखा, लालच, मक्कारी।
एक दिन हमें माटी हो जाना है, मिट्टी का ये पुतला मिट्टी में ही मिल जाना है। बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है, वाह वाह माटी दी गुलजार, वाह वाह माटी दी गुलजार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा सवार, माटी माटी नू दौड़ावे माटी दे खड़कार, माटी माटी नू दौड़ावे माटी दे खड़कार। माटी माटी नू मारन लागी माटी के हथियार, माटी माटी नू मारन लागी माटी के हथियार। जिस माटी पर बहुत माटी, जिस माटी पर बहुत माटी, सो माटी हंकार, सो माटी हंकार। माटी माटी नू देखन आई माटी दी बहार, माटी माटी नू देखन आई माटी दी बहार। हंस खेल फिर माटी होवे, हंस खेल फिर माटी होवे, कौंदी पाँव पसार, कौंदी पाँव पसार। वाह वाह माटी दी गुलजार, वाह वाह माटी दी गुलजार। एक दिन सारा का सारा ठाड़ धरा रह जाएगा, बड़े बड़े महल खंडर हो जाएंगे। फिर क्यों हम दूसरों के साथ जिंदगी भर झूठ का व्यापार करते हैं और जाहिर है उसे झेलते भी हैं। जीवन की सादगी क्यों लालच के घोड़े तले कुचली जाती है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ना जाने हम क्या क्या समझौते करते हैं। कितनी ही मजबूरियां में घेरती, उसमें फंस कर हम अपने ईमान को भी ताक पर रख देते हैं। एक इंसान हालात पैदा करता है, दूसरा शिकार होता है, एक नीलाम होता है, दूसरा बिकता है, एक की बोली लगती है, दूसरा खरीदता है। गैरत कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? ईमान कहाँ है? कहाँ है? दोस्तों, इंसान की आत्मा का वो सबसे खूबसूरत रंग जिसे हम इंसानियत कहते हैं, आखिर कहाँ है? हमारा ईमान बैंक के लॉकर में कैद है, किसी कारखाने, किसी दुकान, किसी मकान के गर्क में है हमारा ईमान। हम बिक चुके हैं। जाने क्यों आज ये निठल्ला भी बिक चुका है। इस समय बिकने की होड़ लगी है। जो जितना ज्यादा महंगा बिकता है उतना ही इज्जत पाता है, जो जितना महंगा खरीदता है उसकी इज्जत समाज में उतनी बढ़ जाती है। बता सकते हैं, क्रिकेट से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी से गुजरते हुए हमारी आत्मा तक बिक चुकी है। अगर इस वक्त हम ढूंढने निकले, क्या कोई हमें मिल सकता है? सिर्फ एक सच्चा इंसान। क्या आपका पड़ोसी सच्चा इंसान है? क्या आपका पड़ोसी वो सच्चा इंसान है? क्या वो शर्मा, जैन, कपूर, डोभाल, क्या वो सच्चे इंसान है? हमारे आइडल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन, आमिर खान, क्या ये सच्चा इंसान है? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अफसरशाह, नौकरशाह, क्या ये सच्चे इंसान है? क्या आप कुछ सच्चे इंसान हैं? जवाब नहीं चाह, एक सवाल छोड़ा है, ऐसा निठल्ला सवाल जो बहुत जरूरी है। ये निठल्ला तो ये शो करके शहर से चला जाए और अपनी उदासियों में खो जाए, अपने अकेलेपन के जंगल में न जाने कब तक भटकेगा ये निठल्ला। जब आप लोग अपने बच्चों के साथ खिलखिला रहे होंगे, तब ये निठल्ला अपनी दिनचर्या के अकेलेपन में, अपनी उदासियों में कोई संवाद बड़बड़ा रहा होगा। आपके बच्चे इस रंगीन दुनिया की रंगीनियों में अपनी जवानियों के पंखों पर उड़ रहे होंगे, तो ये निठल्ला बूढ़ा हो चला होगा। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, प्रेम संबंध कमाएंगे, बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े अफसर होंगे, गाड़ियां ऐसे बदलेंगे जैसे टीवी के चैनल, उस समय निठल्ला बूढ़ा हो चला होगा और बुढ़ापे के अंधकार में कुछ ना कुछ टटोल रहा होगा। उस समय निठल्ला अपनी मौत से उतना ही दूर होगा जितना कि आप मुझसे। आपके बच्चे बड़े होंगे, वो शादी करेंगे, लव मैरिज, और फिर नन्हे नन्हे
शिशुओं को जन्म देंगे। बिल्कुल प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िया जैसे नन्हे शिशु। फिर वो नन्हे नन्हे शिशु बड़े होंगे। वो आज के माँ बाप हो चुके बच्चों से पूछेंगे, मम्मी पापा ये ईमान क्या होता है? ये सच्चाई क्या है? आत्मा क्या होती है? ये ईमान क्या है? गैरत क्या होती है? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप वहां पर होंगे ही नहीं। आप भी नहीं और शायद आप भी नहीं। आज के माँ बाप हो चुके बच्चों के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। और ये निठल्ला अपने जीवन का अंतिम अभिनय कर रहा होगा, मृत्यु अभिनय, और उस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, ये निठल्ला भी नहीं। तब ये निठल्ला नहीं आएगा, निठल्ला नहीं आएगा। मतलब का रिश्ता है सारा जहान रे, लगता बाजार यहाँ बिकता ईमान रे। मतलब का रिश्ता है सारा जहान रे, लगता बाजार यहाँ बिकता ईमान रे। इंसान